नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक अगेन एसी चैप्टर को आगे फॉरवर्ड करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है करंट और ईएमएफ की वेरियस वैल्यूज़ का और उनसे जुड़े एट्रीब्यूट्स का। आज जो टॉपिक रहेगा वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आगे के सेशंस के लिए। उसका थोड़ा बेसिक पहले मैं समझाऊंगा, फेज और फेजर से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले समझिए फेजर क्या चीज़ है। जैसे आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, यू कैन सी दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड फेजर डायग्राम इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। उससे पहले समझते हैं, देखिए फेजर क्या चीज़ है या फेजर जो डायग्राम है उसमें जो बेसिक चीज़ उसकी बात करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को अगर आप एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं तो मैं बोलूँगा ये फेजर है। ठीक है, बिल्कुल बेस लेमन, एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता हो फिजिक्स के बारे में, उस भाषा में बात करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर दें और वो रोटेट कर सके किसी भी एंगल पे, हम बोलेंगे वो फेजर है। ठीक है, तो ये हमारा फेजर हो गया। अब मैं सपोज करो मैं एक्स बोलता हूँ, एक्स सपोज करता हूँ डिस्प्लेसमेंट, एक आर्बिट्ररी ऐसी वेग एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कनेक्ट मत करना इसी से। अगर मैं बोल रहा हूँ ये फेजर है, तो अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, तो क्या बोलूँगा, ये फेजर है। डिस्प्लेसमेंट को एज अ फेजर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है और मैं बोल रहा हूँ ये रोटेट कर सकता है। राइट, इट कैन रोटेट एट एनी एंगल। सिंपल भाषा में समझा फेजर क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो आपका फेजर हो गया। पहली बात है। ठीक है, अच्छा नाउ जिस डायग्राम के द्वारा किसी फेजर की बात पता चले तो उस डायग्राम को क्या बोलेंगे? उसको हम फेजर डायग्राम बोलेंगे। किसी भी डायग्राम में अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रखा है तो वो डायग्राम क्या हो जाएगा? वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया तो वो फेजर हो गया। तो फेजर वाला डायग्राम क्या होगा? फेजर डायग्राम कह देंगे, सिंपल भाषा। ठीक है जी। सो फेजर डायग्राम क्या है? एनी रोटेटिंग वेक्टर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिनुसॉइडल इक्वेशन। अब ये अगली टर्म क्या होगी? सिनुसॉइडल क्या चीज है समझते हैं। साइन या कॉस, अगर साइन और कॉस की फॉर्म में हम बात करें, स्पेशली हम साइन की बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं साइन का वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, कॉस भी हम पढ़ चुके हैं, आपने एसएचएम में पढ़ी थी ये सारी चीजें, मतलब इससे रिलेटेड जो साइन कॉस की इक्वेशंस होती थी ना, तो वो अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आप समझ जाइए। जैसे एग्जांपल कीजिए, कंसीडर E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब तक आपको पता होगा क्या लिखा है मैंने, ये एक ईएमएफ की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, और इसको अगर मैं साइन की फॉर्म में लिख रहा हूं, एक साइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ये सिनुसॉइडल फॉर्म है। ठीक है जी, साइन वेव साइन इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, सो दैट इज अ सिनुसॉइडल फॉर्म। तो अगर किसी भी वेक्टर को, फेजर को अगर हम सिनुसॉइडल फॉर्म में लिख देंगे और उसके बाद उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे ये फेजर डायग्राम है। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर की तरह बना दो और इसकी इक्वेशन अगर लिखी जा सके साइन की फॉर्म में, वो फेजर क्वांटिटी होगी और वो फेजर डायग्राम हो गया। यहां तक आई होप आपको क्लियर आएगा। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब देखिए, तो आपने देखा था फेजर के साथ, सपोज करो ये एक्स वाई एक्सिस है, ये सारे यहाँ पे फाइनल डायग्राम है। उससे पहले समझाता हूँ, मैंने ईएमएफ को, सपोज ईएमएफ की पीक वैल्यू है वो ई नॉट, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन भी लिखी थी, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ई नॉट है ना, ये इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, और ई क्या है? किसी भी टाइम, किसी भी इंस्टेंट टी पर ईएमएफ ई है, और वो मैक्सिमम कितना जा सकता है? ई नॉट जा सकता है। तो मैंने ईएमएफ का एक फेजर बनाया ई नॉट से। ठीक है, और सपोज करो ये फेजर यहां पर ओमेगा टी एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये जो ओमेगा टी है इसको बोलेंगे हम फेज, और ये ई नॉट हो जाएगा हमारा फेजर। तो यहां डायग्राम आप देख सकते हो, फेज कितना? ओमेगा टी यहां पे मैंने शो किया हुआ है, दिस इज माय फेज, राइट, ओमेगा टी, और ई नॉट मेरा फेजर है। ठीक है, ये ओ से ए जो रिप्रेजेंट हो रहा है मेरा फेजर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही अगर करंट को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट को मैंने एक फेजर से ड्रॉ कर दिया, और ये सपोज करो और एंगल ऐड कर दो इसमें फाई, तो ये फेज कितना होगा टोटल? आई नॉट का फेज क्या होगा? देखो आई नॉट अगर लिखेंगे ना, ऐसा होगा, आई इज इक्वल टू, सपोज इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू ले रहे हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई एक्स्ट्रा है ना, फाई, ये करंट की इक्वेशन होगी। इसी तरह से जो ईएमएफ की इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ की। अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई है, तो जो करंट है उसके अंदर फाई एंगल ज्यादा आ रहा है, तो यही बोलेंगे इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई।
फेज डिफरेंस फाई मतलब एंगल का डिफरेंस फाई है, बहुत सिंपल भाषा, ठीक है जी। चलिए प्रोसीडिंग फर्दर, इससे आगे देखते हैं। तो ये हमारा फेज और फेजर डायग्राम हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज आप देखेंगे, प्रोजेक्शन की बात आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको ये बता दिया फेजर क्या है, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बता दी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताऊंगा। अच्छा, फेज हो गया है, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर और प्रोजेक्शन और वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो उसको कनेक्ट करते हैं। लास्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा था, सपोज ये कोई रिजल्टेंट आर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये रिजल्टेंट थीटा एंगल अगर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो हम क्या करते थे, इसको ऐसे ड्रॉप करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है इसको हम लिखते थे आर कॉस थीटा, और यहाँ पर इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो वाई एक्सिस पे, तो इसको लिखते थे आर साइन थीटा। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, हम इसको क्या बोलते थे, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको बोलते थे, ये इसका कॉस कंपोनेंट है और ये इसका साइन कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस पे कॉस कंपोनेंट है, वाई एक्सिस पे साइन कंपोनेंट है। अब ये समझिए, इसी को हम बोलते हैं इस वेक्टर आर का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन मतलब होता है, लिटरली अंग्रेजी का शब्द आप देखें तो प्रोजेक्शन मतलब है, उसका शाब्दिक अर्थ है परछाई। तो इस वेक्टर आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना है, आर कॉस थीटा, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और आर साइन थीटा वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन इसका मतलब होता है ये। अब देखिए ये चीज यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे बात करें तो ई नॉट का, अच्छा उससे पहले एक और छोटी सी चीज, जब भी इक्वेशन होगी ना साइन ओमेगा टी, तो हम कौन सी बात करें, देखिए एक्स पे तो कॉस की बात हुई ना, तो कॉस वाला प्रोजेक्शन आएगा एक्स पे, लेकिन हम इक्वेशन ज्यादातर पढ़ेंगे इस एसी के अंदर साइन के अंदर ही, तो हमारा प्रोजेक्शन किस पे चाहिए, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखिए, ये ई नॉट हमारा एक फेजर है, मैंने दो फेजर यहाँ पे लिए, एक तो है ई नॉट ये रहा, और एक है आई नॉट। ई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और आई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हमने क्या किया, इसका प्रोजेक्शन यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और वो अज्यूम करो वो सी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ओ सी क्या हो गया मेरा, प्रोजेक्शन ऑफ पीक वैल्यू ई नॉट ऑन वाई एक्सिस, और ये ओ सी ही रिप्रेजेंट करेगा मेरा इंस्टेंटेनियस, इसको ईएमएफ ई को बोलेंगे, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, मैं ऑल्टरनेटिंग लिखना छोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस किसी भी टाइम पर, सो ये जो ई है ना, ये ई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नॉट पीक वैल्यू है, और साइन ओमेगा टी ये जो ओमेगा टी एंगल इसने बनाया, इस तरह से हम इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं जो हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। इस तरह से करंट की वैल्यू भी होगी यहाँ पे, देखिए सपोज मैंने यहाँ पे एक ये आई नॉट पीक वैल्यू लिए, तो करंट का टोटल एंगल कितना होगा, ओमेगा टी यहाँ से यहाँ तक और प्लस में फाई ये, तो टोटल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई, हम ऐसे इसको बोलेंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर चीज हो गई आपको, वर्टिकल एक्सिस पे हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। प्रोसीडिंग फर्दर, देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ई नॉट से वाई एक्सिस पर, सो ओ सी होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ का ई, और यहां से अगर आई नॉट करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो आई नॉट का प्रोजेक्शन डालो, मतलब आई नॉट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ओ वाई के ऊपर, वाई एक्सिस पे, तो ये ओ डी जो होगा, ये ओ डी, दिस विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। फेज डिफरेंस की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था ईएमएफ ई नॉट का फेज है ओमेगा टी और करंट का है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ये वाला पोर्शन, दैट इज फाइव, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, फाइव, ये ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक वी आर गुड टू गो, और मैं इसको ना ऐसे रब कर देता हूँ, एक सेकेंड, यस वी कैन लीड। अच्छा, नेक्स्ट इज लीडिंग फेजर एंड लैगिंग फेजर, ये दो वर्ड और यूज अप करते हैं। अब देखिए यहां पर ई नॉट है जो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ का ई होगा, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन होगी आई नॉट साइन आई नॉट, इसका आई नॉट का एंगल कितना है, यहां से यहां तक पूरा है, सो दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए
साइन हम कंपेयर कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव साइन ओमेगा टी, तो दिख रहा है यहाँ पर जो आई है इसमें फाइव फेज ज्यादा है, या इन दोनों के बीच में जो फेज यानी कि एंगल का डिफरेंस कितना है, फाइव का है, तो फेज डिफरेंस हो गया हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज योर फाइव। अब ये देखिए यहाँ पे किसके अंदर एंगल ज्यादा है, कौन आगे ज्यादा है, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे आप, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एक और चीज ध्यान रखना फेजर डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ई नॉट ने जो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, ई नॉट ने ओमेगा टी एंगल सबटेंड किया था, लेकिन आई नॉट कितना बना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आई नॉट ने फाइव एंगल ज्यादा बनाया, तो आई नॉट हम इसको ऐसा कह सकते हैं आई नॉट ईएमएफ से आगे है, या हम बोलेंगे आई नॉट करंट इज लीडिंग द ईएमएफ, ठीक है, इट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ फाइव, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना, करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ फाइव, तो ये हो गया लीडिंग। अच्छा अब अगर करंट लीड करे तो कोई पीछे भी, वो पीछे कौन है, ईएमएफ रह गया है, सो इसको दूसरे टर्म में आप लिखेंगे ईएमएफ इज लैगिंग, लैग करना मतलब पीछे रहना, ईएमएफ इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय अ फेज ऑफ फाइव, ये लीडिंग और लैगिंग हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो सपोज करो एक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है खाली, हमने एसी सप्लाई उसको दे दी है, सो इन दैट केस जो इसका ईएमएफ होगा, अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को, ठीक है जी। जब ये ईएमएफ आर रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होगा, ठीक है, तो उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सपोज आई इज द करंट, ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा, करंट इज व्हाट, वी बाय आर से पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, सो अज्यूम कर लें यही ईएमएफ हमारा एज अ पोटेंशियल एक्ट कर रहा है, सो दिस इज ई बाय आर विच इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, और इसको आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू ई बाय आर, ई नॉट बाय आर, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट को मान लिया हमने पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आप जरा इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, इन दोनों इक्वेशन में देखो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, दोनों में जो फेज है वो सेम है, करेक्ट। तो हमने देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए ईएमएफ ई नॉट है, एंगल ओमेगा टी, अगेन आई नॉट ईएमएफ, इसका एंगल भी कितना है, ये ओमेगा टी है, सो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी, तो देखिए दोनों का जो एंगल है वो सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे बोथ करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज है, कब, जब ये केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, जब ये केवल एक रेजिस्टर लगाया जाए इस सर्किट के अंदर, तो ये ध्यान रहना है हमें। अच्छा दूसरी चीज हमें क्या रखना है ध्यान यहाँ पे कि जो ईएमएफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी ई नॉट है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये ई नॉट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस तरह से जो करंट है उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा ये आई, और मैक्सिमम तो है ये आई नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन डू दैट। अब इसमें एक चीज और देखो, दोनों सेम टाइम पे निकलने, तो इनका अगर मैं आपको ना साइन वेव डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरह से रहेगा, देखिए ये क्या होगा, करंट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो देखिए दोनों का फेज सेम है, ठीक है, कोई भी फेज में डिफरेंस नहीं है, दोनों का, ये करंट की इक्वेशन है आई, और ये ईएमएफ की इक्वेशन से हिसाब से हमने इसका वेव बना दिया, ये करंट का वेव बन गया और ये ईएमएफ का वेव बन गया, दोनों का फेज सेम है, मतलब जब करंट स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से तभी ईएमएफ भी स्टार्ट हो रही है, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फेज में मूव कर रहे हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट वाला थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, मतलब कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हमने इंडक्टर लगाया हुआ है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सपोज करो एक इंडक्टर, इंडक्टर मतलब हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर क्या होता है, अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, और वो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है, लेंस लॉ सेज कि वो ईएमएफ उस करंट की वैल्यू के अंदर होने वाले चेंज को ही अपोज करती है, ये वही इंडक्टर है। तो इस इंडक्टर के अंदर सपोज करो अप्लाइड ईएमएफ हमने अब किया E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब हम इस ईएमएफ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर एक करंट बिल्डअप होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, और जैसे ही इसमें करंट का बिल्डअप होगा, करंट चेंज होगा, तो आपको पता है कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, वो अपने अंदर होने वाले किसी भी करंट के चेंज को अपोज करती है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वो इंड्यूस ईएमएफ इसको अपोज करेगी करंट की वैल्यू को। सो सपोज ई रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कॉइल,
जैसे ही हमने इस पे बाहर से अप्लाई करने की कोशिश की, करंट की वैल्यू चेंज होनी शुरू हुई, करंट बढ़ना शुरू हुआ, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसको प्रेजेंट किया ई से, और ई होता है -L di/dt। मान लो इस इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या हमने मान लिया ऑलरेडी, L है इंडक्टेंस, ये ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में ना। अच्छा, लेकिन अब ये ईएमएफ क्या करेगी, इसको कम करने की कोशिश करेगी, इट विल नॉट अलाउ और रादर इट विल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट की स्ट्रेंथ चेंज होगी, इसको अपोज करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस इंडक्टर के अंदर एक स्टेडी फ्लो ऑफ करंट बनाना है तो मुझे बाहर से एक ईएमएफ अप्लाई करनी पड़ेगी, कम से कम जितना ये ईएमएफ अपोज कर रहा है, सो मुझे इसके ऑपोजिट एक ईएमएफ, इक्वल एंड ऑपोजिट ईएमएफ अप्लाई करने के बाहर से। तो मान लेता हूं जो मैं बाहर से ईएमएफ ई अप्लाई कर रहा हूं वो मुझे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऑपोजिट अपोज करने के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, -E। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस साइन है किस लिए, क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ करंट की स्ट्रेंथ को अपोज कर रहा था। अच्छा, दूसरा हमने क्यों लगाया कि इस ईएमएफ को अपोज करने के लिए मुझे अप्लाई करने पड़ेगा ताकि मेरे करंट का फ्लो बना रहे, करंट कम ना हो जाए। सो इन दैट केस E इज इक्वल्स टू माइनस, और E की वैल्यू अंदर फिर से -L di/dt। ये क्या हो जाएगा, L di/dt। ये हो गया मेरा ईएमएफ ई की वैल्यू, ठीक है। और इसको जरा ईएमएफ ई की वैल्यू E0 sin ओमेगा t, इसको ओपन कर देंगे। सो दिस बिकम्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t dt, इधर ले जाएंगे, dt अपॉन L इज इक्वल्स टू di, ठीक है। अच्छा, सो इसको एक बार अरेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं। सो अगर मुझे टोटल करंट निकालना होगा तो वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू E0 इंटीग्रेशन ऑफ E0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय L इंटू डी टी, ठीक है। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I विच इज इक्वल्स टू E0 बाय L बाहर आ जाएगा, E0 बाय L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। इसको आगे देखिए, सो I इज इक्वल्स टू E0 बाय ओमेगा L, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर दें, सो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी I इज इक्वल्स टू माइनस E0 बाय ओमेगा L इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हमें इक्वेशन चाहिए साइन में, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, इस करंट को कंपेयर करना है E0 sin ओमेगा टी से। सो हमें इक्वेशन साइन में चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टू दिस। सो व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस E0 बाय ओमेगा L साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी होता है, इस माइनस को अंदर ले जाओ। सो दिस इज इक्वल्स टू E0 बाय ओमेगा L इंटू साइन ओमेगा टी, इसको दोबारा लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी और इधर जाके माइनस π/2, ठीक है जी। सो दिस वुड बी द इक्वेशन नाउ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे E0 बाय ओमेगा L जो है, इसको हम लिख सकते हैं, दिस गिव्स यू द, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। वेयर I0 क्या है, E0 बाय ओमेगा L, इसको कई बार E0 बाय XL भी कहते हैं, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस इन सम टाइम। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इफ यू सी दिस इक्वेशन और इसे कंपेयर करें, ईएमएफ की इक्वेशन ये रही, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और करंट की इक्वेशन आ गई ये रही, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब जरा इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं आपके लिए। नाउ लुक एट दिस, मैंने ईएमएफ E0 साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया है, तो जो मेरा ईएमएफ है वो ये रहा E0, ओमेगा टी एंगल पे सबटेंड कर रहा है x के साथ, और ये रहा ईएमएफ की वैल्यू E, ठीक है। ये ईएमएफ हो गया। अब जो मेरा करंट है उसकी वैल्यू क्या रही, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो अगर ये ओमेगा टी है, ये रहा ओमेगा टी, तो इसमें से π/2 माइनस मतलब पीछे जाएगा, तो I0 मेरा इधर हो जाएगा। देखो ये क्या लिखा मैंने, π/2। ओमेगा टी में से π/2 माइनस करो, मतलब ओमेगा टी से यहाँ से माइनस π/2 करेंगे, तो ये हमारा फेजर यहाँ पे आएगा। सो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से, इफ यू सी टू इट,
सो आपको दिख रहा होगा अगर ई नॉट इधर है, ठीक है, अगर ई नॉट ओ से ए जा रहा है सो O2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आई नॉट, और ये कितना एंगल पीछे है, π/2 एंगल पीछे, ओमेगा टी में से π/2 को माइनस किया जा रहा है, ओमेगा टी में से π/2 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ जो करंट है वो ईएमएफ से पीछे है, करंट ईएमएफ से लैग हो रहा है, या ईएमएफ करंट को लीड कर रहा है, कोई भी बात आप बोल सकते हो। तो करंट ईएमएफ से बैकवर्ड में लैग कर रहा है, और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता करनी है तो ये O से D इसका प्रोजेक्शन डालेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप के वाला, तो ये जो वैल्यू बची ये हमारा प्रोजेक्शन होगा इसका, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी गेट इनटू दैट। तो इन अ कंडक्टर, सॉरी इन अ इंडक्टर आई वुड से, इन एन इंडक्टर, एक सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं, उस सर्किट के अंदर जो करंट है वो लैग करता है ईएमएफ से, कितने फेज से, π/2, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, π/2 होगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज अब ये जो लिखा है ना आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्सएल, जरा इसकी बात और कर लेते हैं। मतलब अभी हमने लिखा ना कि वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्सएल, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ओम्स लॉ से हम बोलते थे, क्या बोलते थे, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता था ना I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, या ओम्स लॉ आपने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू आई आर, यहां से आया यहां से लिख दिया हमने। तो ये बिल्कुल देखो कंपेयर करने पे सेम ऐसे लग रहा है, ये वोल्टेज है ईएमएफ, और ये हमने एक्सएल को एज अ रेजिस्टर कंसीडर किया है, मतलब एज अ रेजिस्टेंस किसका, इंडक्टर का, ठीक है जी। अच्छा ये देखो क्या होता है, ई नॉट अपॉन एक्सएल की वैल्यू थी ओमेगा एल, अभी आप देख सकते हैं क्या लिखा है, यहां से लिखा हमने, इस ओमेगा एल को ही मैंने एक्सएल माना था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन यू कैन सी दैट दिस इज द वन। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, तो देखिए आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट बाय 2 न्यू एल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस है एक्सएल है वो ओमेगा एल के इक्वल है, और ये हो जाएगा 2 न्यू एल, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी उस एसी की, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहां से तो पता चल रहा है कि जैसे कोई रेजिस्टर नॉर्मल, ठीक है, किसी भी करंट को अपोज करता था तो इंडक्टर भी उस ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा, सिंपल, वैसे ही उसको वैल्यू को कम करेगा। लेकिन अगर ये डीसी हुआ तो डीसी के केस में डीसी की फ्रीक्वेंसी न्यू होती है 0, कैसे, देखो मैंने आपको बताया ना, डीसी तो ऐसे सीधा सीधा जाता है, एसी ऐसे जाता है, पहले पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी फिर नेगेटिव, चेंज होती रहती है इसकी, लेकिन डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं, ऐसे बनाओ ना, डीसी ऐसे जाता है, सॉरी एक हटाते हैं यहाँ पे, फ्रॉम हियर, डीसी ऐसे जा रहा है, मतलब नेगेटिव वाला जो पार्ट है ना ये वाला, ये डीसी में होता है नहीं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, सेम स्ट्रेट लाइन फ्लैट चल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 0 है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो डीसी के केस में एक्सएल जो रिएक्टेंस मिल रहा है या जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इंडक्टर के द्वारा, वो क्या जाएगा 2π0L, यहाँ पे पुट कर दिया तो ये 0 हो गया। तो मतलब इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा डीसी को, 0, मतलब इंडक्टर के अंदर अगर डीसी को सप्लाई करोगे ना तो बिना रोक टोक के सीधा फ्लो करेगा, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑफर होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कितना होगा, एक्सएल ओमेगा 2 न्यू एल के बराबर। लेकिन डायरेक्ट करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी इंडक्टर में तो वो बिना किसी भी रेजिस्टेंस के फ्लो कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। सो दैट्स हाउ। अच्छा दूसरा इसका अगर आप देखें साइन वेव डायग्राम देखें तो ईएमएफ यहां से शुरू हो रही है, मतलब ईएमएफ की साइकिल है, लेकिन जो हमारा करंट था वो इससे π/2, ये -π/2 बोलेंगे, π/2 एंगल पीछे है, तो हमने यहां से शुरू किया है, ठीक है। ये इसकी एक साइकिल यहां पे जाकर खत्म हो गई, ठीक है। दैट्स वाई ये वाला डायग्राम हमने फॉलो करेंगे साइन वेव में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा इसको बोलते हैं, एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ध्यान रखना, दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब अगर पता है क्या, अगर आप ये बोलो कि इंडक्टर की जगह आपने लगा दिया कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर की तो प्लेट्स होती है, चार्ज होती है, इनको आप ईएमएफ फ्लो करो, करंट आएगा, करंट इनके प्लेट्स को चार्ज करेगा, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो एक बार चार्ज करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा। क्यों, क्योंकि ये डायग्राम ध्यान रखना, ये पॉजिटिव में चार्ज हुआ, नेगेटिव जाएगा फिर डिस्चार्ज कर देगा, फिर पॉजिटिव में चार्ज करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सो
इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फॉर दैट। तो अगर हमने ना कैपेसिटर लगा दिया भाई तो क्या होगा, सपोज कर लो एक कैपेसिटर है एक सर्किट में, प्योरली कैपेसिटर है, और उसके अक्रॉस हमने एक ईएमएफ की ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पुट कर दी एसी, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया हमने। नाउ अज्यूम करो सेम कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू है इस कैपेसिटर वाले सर्किट में लगाई गई ईएमएफ की, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है जब इसमें ईएमएफ लगाओगे, अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये चार्ज डिपॉजिट करेगा, करेक्ट, इसकी वजह से चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सो सपोज करो Q इज द चार्ज, Q क्या होता है CV, C इंटू वी पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल की जगह E आ गया है तो हम लिख सकते हैं C इंटू ई, Q की वैल्यू C इंटू ई, या Q इज इक्वल्स टू C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको पता है लेकिन जो करंट होता है, करंट इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, विच मीन्स आई इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू क्या है, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा सी ई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी से ओमेगा बाहर और कॉस ओमेगा टी, ठीक है जी, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें सो आई इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट, कॉस वाली टर्म हमें नहीं चाहिए, हमें तो इससे कंपेयर करना है, साइन से साइन में कन्वर्ट करेंगे साइन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्लस क्यों लिया है, देखो अगेन कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। मैंने प्लस वाला क्यों लिया है, समझिए, देखिए क्या चीज़ है, मुझे ना इक्वेशन यहाँ पे ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं बनाना, तो हमने इसलिए यहाँ पे जानबूझ के कॉस 90 प्लस थीटा को साइन थीटा बोला है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ मूविंग आउट फ्रॉम दैट, क्योंकि मुझे ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए ना, इससे कंपेयर करना है, माइनस ओमेगा टी से नहीं, प्लस ओमेगा टी से कंपेयर करना है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द पॉजिटिव साइन ओवर हियर। अब इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिख दो पार्टीशन करके, आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है, उसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो 1 बाय कर सकते हैं, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, वेयर एक्स सी क्या है, 1 बाय ओमेगा सी को एक्स सी बोले, इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ या टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें, किसके द्वारा दिया गया रेजिस्टेंस, अब हमारा कैपेसिटर लग रहा है उसके द्वारा दिया गया रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वेयर आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सेम ई नॉट बाय एक्स सी, ये आई नॉट की वैल्यू होगी। अब जरा इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपके लिए पहले बना चुका हूं, लुक एट दिस। सो जो ईएमएफ की वैल्यू थी वो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, सो ईएमएफ की वैल्यू थी बेटा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ हो गया, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू E, O से C तक होगी इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी टाइम पे निकालना। अब देखिए जो करंट है, करंट की इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब ओमेगा टी से पाई बाय 2 और प्लस कर दो, मतलब और बढ़ गया है ये ओमेगा टी, इसमें पाई बाय 2 और ऐड कर दिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। नाउ लुक एट दिस, अब देखिए, तो ये ईएमएफ था, तो ये हमारा हो गया करंट, पीक वैल्यू करंट की क्या होगी, दिस वन, ठीक है जी। सो पाई बाय 2 एक्स्ट्रा आ गया, बस ये आई नॉट आ गया, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट है वो ईएमएफ से आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, 90 डिग्री ज्यादा फेज बनाया है, तो हम इसे बोलेंगे इन अ प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट करंट लीड्स द ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2 या 90 डिग्री। तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है कितने फेज के द्वारा, पाई बाय 2 के द्वारा। अब जरा इसको समझ लेते हैं, ओमेगा सी एक्स सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी को समझते हैं। सो अभी आपने लिखा एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, हमने बात बोली है, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एज ए रिएक्टेंस काम कर रहा है। सो
ऑल्टरनेटिंग करंट अगर इसमें फ्लो करेगा तो उसको करंट को रेजिस्टेंस कितना मिलेगा कैपेसिटर के अंदर 1/ωc, ये सी है, ठीक है। अब जरा एक चीज और समझो इसमें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 1/ω की वैल्यू होती है 2π/ν/c। अब अगर डीसी हो, ये तो हुआ एसी के केस में, ये कब है ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ पे ये सारा काम होने वाला है। अब अगर डीसी आ गया इस केस में डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट में अगेन न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स सी क्या हो जाएगा 1/2π/0 c, ठीक है। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो क्या है इसकी वैल्यू, मतलब बोलेंगे इनफाइनाइट, तो मतलब क्या करेगा जो डीसी है, डीसी को ये क्या करेगा प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट, क्या करेगा इट ब्लॉक्स डीसी। मतलब उसको देखो उसका रेजिस्टेंस कितना दे रहा है इनफाइनाइट, मतलब उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो खाली कैपेसिटर अगर होगा और इसमें अगर किसी भी सर्किट में, आपको बताते हैं यूज कहाँ होगा, कोई अगर आप करते हो ना ऐसे सपोज सीरीज पैरेलल में रेजिस्टर वगैरह लगा के बीच में बोलते हैं उन्होंने कोई डिवाइस लगा दी, बहुत सारे कुछ भी लगा रखा, बीच में कैपेसिटर लगा दिया, तो पूछेंगे आपसे इसकी फाइनल वैल्यू बताओ करंट की या पोटेंशियल। ध्यान रखना इस केस में क्या होगा, अगर डायरेक्ट करंट है कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो करवा रहे हो तो वो क्या करेगा डीसी को, अगर वो डीसी है तो एसी बात नहीं कर रहा, अगर वो डीसी है तो वो क्या करेगा वो उसको ब्लॉक कर देगा, टाटा बाय बाय, नो नॉट अलाउड, ठीक है जी। सो कैपेसिटर क्या करता है डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को सेम उसकी वैल्यू को कम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म वैल्यू करेगा, ठीक है। अच्छा इसका अगर डायग्राम देखें अगेन, देखिए ईएमएफ जो है हमारा, ईएमएफ यहां से शुरू कर रहा है, दिस इज द ईएमएफ राइट, और जो करंट है द करंट स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ये कहीं यहाँ पे शुरू होता है, यानी कि ऑलरेडी जब ईएमएफ ओरिजिन पे था करंट ऑलरेडी कितना कर गया था π/2 फेज आगे था, तो करंट इज लीडिंग ईएमएफ विद अ फेज ऑफ π/2। आई होप आपको ये सेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एलसीआर और आगे डिटेल में चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।